हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम बात कर रहे थे समतल दर्पण की। अब कुछ दर्पण ऐसे होते हैं जिनकी सतहें जो है, जिनके परावर्तक पृष्ठ जो हैं वो वक्राकार होते हैं, और इस वजह से इनके कारण जो इनकी वक्राकार सतह हैं उसके कारण जो है प्रतिबिंब भी हमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्राप्त होते हैं। जहां समतल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे थे, वहीं अब इन गोलीय दर्पणों में आभासी प्रतिबिंब के साथ साथ कुछ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उनकी आकृति के कारण वास्तविक प्रतिबिंब भी प्राप्त होंगे। तो आगे हम देखेंगे कैसे इन परिस्थितियों में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में प्राप्त होते हैं। ये जो गोलीय दर्पण हैं, ये कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है। मान लीजिए यदि हम कोई खोखला एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी पदार्थ का कोई गोला हम लेते हैं, खोखला है, इस खोखले गोले का यदि हम कोई हिस्सा काट लें, कोई खोखला गोला है, इसमें से कोई हिस्सा हमने काट लिया, मान लिया हमने यहां से ये हिस्सा काट लिया, इतना ये हिस्सा अलग कर दिया, इतना हिस्सा आपने, या यहां से आपने ये हिस्सा काट लिया, ये अलग कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस पारदर्शी, मान लिया कांच का है या अन्य कोई पारदर्शी पदार्थ है, उस पारदर्शी गोले के खोखले गोले का यदि हम कोई हिस्सा काट लें और उसको एक सिरे, एक पृष्ठ पर क्या कर दें, उसको चांदी की कलई कर दें या चांदी की पॉलिश कर दें, तो उससे जो हमें दर्पण प्राप्त होता है वो गोलीय दर्पण प्राप्त हो जाता है। मान लिया ये आपने इस खोखले गोले का, ध्यान रहे दर्पण बनाने के लिए गोला कैसा होना चाहिए, खोखला और पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ। तो कांच का बना हुआ ये कोई खोखला गोला है, इसमें से हमने एक हिस्सा काट के अलग कर दिया। अब इसके एक पृष्ठ को हमने क्या कर दिया, इससे इसमें पॉलिश कर दी, यानी चांदी की इसमें कलई कर दी एक सिरे पर, एक पृष्ठ पर, और एक पृष्ठ इसका परावर्तक पृष्ठ बन गया। ऐसे यहां पे लें, ये हमने इसका एक पृष्ठ पॉलिश कर दिया और एक पृष्ठ जो है इसका परावर्तक पृष्ठ प्राप्त हुआ। तो इस तरह का जिसका परावर्तक पृष्ठ आपको उभरा हुआ मिलेगा, जिस भी दर्पण में परावर्तक पृष्ठ आपको कैसा मिलेगा, उभरा हुआ, ये आपका हमेशा उभरा हुआ यानी उत्तल दर्पण, ठीक है, यानी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर इसको इंग्लिश में कहते हैं। और जिस दर्पण की आपको परावर्तक पृष्ठ जो है, देखो है तो दोनों ही गोलीय, ये देखो दोनों ही गोलीय दर्पण है, क्योंकि दोनों की पृष्ठ कैसे हैं भाई, वक्राकार है, लेकिन इन दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। जिसमें परावर्तक पृष्ठ है उभरी हुई वो आपका उत्तल दर्पण, जिसमें परावर्तक पृष्ठ कैसी होगी, धसी हुई, वो आपका कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण अथवा कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ये तो दर्पण और उसके टाइप के विषय में, यानी गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक हो गया उत्तल दर्पण और दूसरा हो गया अवतल दर्पण। अब इनसे संबंधित कुछ शब्दावली, कुछ परिभाषाएं जिसकी हमें जानकारी चाहिए होगी। कई जगह हम इनको, ये हमारे टेक्निकल वर्ड्स होंगे इस गोलीय दर्पण के टॉपिक के अंदर। जैसे सबसे पहले है द्वारक, अपर्चर भी बोलते हैं, द्वारक। द्वारक क्या है, यानी जो हमारा दर्पण है, इस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, मान लीजिए जैसे ये देख लीजिए MM', ये जो परावर्तक पृष्ठ का है, इसकी जो लंबाई है, यही हमारा क्या कहलाएगा, द्वारक। यहां पे देख लेंगे ये MM', ये जो परावर्तक पृष्ठ है यही हमारा क्या कहलाएगा, द्वारक, ठीक है। ये MM' या ये MM', यही जो है हमारा द्वारक है। दूसरा है, दूसरी परिभाषा ध्यान से समझेंगे, एक हो गया हमारा वक्रता केंद्र। ये सारी परिभाषाएं आपको ध्यान से समझनी। वक्रता केंद्र यानी गोलीय दर्पण में ये शब्दावली आपको जानकारी रखनी है, तभी हम आगे की चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। वक्रता केंद्र क्या है, अब हमने आपको कहा था कि जब भी हम गोलीय दर्पण बनाते हैं तो हम गोलीय दर्पण को बनाने के लिए क्या लेते हैं, कोई भी एक पारदर्शी खोखला गोला लेंगे। तो देखो ये जो दर्पण जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये दर्पण जिस गोले का हिस्सा होगा, जिस गोले का ये
हिस्सा होगा उसकी जो त्रिज्या होगी, मान लिया यदि ये टुकड़ा यहां जुड़ा हुआ था तो इसकी त्रिज्या यहां होती, तो ये जो लेंथ होती ये इसकी त्रिज्या होती, और ये जो बिंदु होता ये इसका वक्रता केंद्र होता। तो ये जो अवतल दर्पण है इसका वक्रता केंद्र किधर को होगा, क्योंकि ये गोला ऐसा बनेगा तो इसका वक्रता केंद्र इधर को आएगा, और ये जो उत्तल दर्पण है इसका वक्रता केंद्र किधर को होगा, ये गोला ऐसा पूरा होगा, इसका वक्रता केंद्र इधर को आएगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। देखो ये गोला पूरा होगा तो वक्रता केंद्र इधर, यानी वक्रता केंद्र वह दर्पण का वह केंद्र बिंदु है जिस गोले के वो हिस्से हैं उस गोले के हिस्से का, यानी उस गोले का जो केंद्र होगा वही इन गोलीय दर्पणों का वक्रता केंद्र कहलाएगा। तीसरा ले लो, वक्रता त्रिज्या ले लीजिए, वक्रता त्रिज्या ले लो भाई। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, देखो अब ध्यान से देखेंगे, ये उस गोले का केंद्र है जिससे हमने इस दर्पण को काट करके बनाया है, तो ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, ये दर्पण हो गया, ये दर्पण का मध्य बिंदु हो गया। तो दर्पण से और इस वक्रता केंद्र की जो दूरी है, दर्पण से और इस वक्रता केंद्र की जो दूरी है ये वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ध्यान से समझे, यानी वक्रता त्रिज्या कुछ नहीं है, यानी जिस गोले से हमने काटा उस गोले की जो त्रिज्या है वही हमारे लिए दर्पण की क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। ध्रुव, ध्रुव यानी हमारे परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा, मान लिया ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु ये इस दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु ये परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। तो वक्रता त्रिज्या को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो वक्रता त्रिज्या आपको बतानी है तो दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है वही वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, ये ध्रुव हमारा पी, पी, ये पी इसका, ये पी इसका। ठीक है, यानी एम पी एम डैश ये हमारा द्वारक हो गया, एम पी एम डैश ये हमारा द्वारक हो गया, वक्रता केंद्र हमारा हो गया, जैसे इसका वक्रता केंद्र इधर को होगा, इसका वक्रता केंद्र इधर को होगा। क्लियर हो गया, तीन चीजों की, चार चीजों की, अब पांचवी चीज समझिए। ध्रुव के बाद अगली चीज हमें क्या इंपॉर्टेंट हमें समझनी है, फोकस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। फोकस, फोकस, फोकस क्या होता है बच्चों, मैं मिटा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। फोकस क्या होता है, ये आगे भी परिभाषाएं लेंस में जाएंगे जब हम, तो वहां पे भी हमको फोकस पढ़ना है। फोकस क्या है, ध्यान से देखो। फोकस से पहले एक परिभाषा और पढ़ लेते हैं, मुख्य अक्ष, क्योंकि इसका यूज फोकस को समझाने के लिए होगा। मुख्य अक्ष क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस क्या है। देखो कोई भी दर्पण लेंगे हम, कोई भी दर्पण ले लीजिए, ये हमारा कौन सा दर्पण है बच्चों, जल्दी से बोलो। देखो ध्यान, दर्पण को कैसे पहचाना है, देखा हमने कि इसकी परावर्तक सतह कैसी है, 10 तो अवतल दर्पण, और जिसकी परावर्तक सतह कैसी है, उभरी हुई, तो उत्तल दर्पण। बहुत आसान है समझना, प्रैक्टिस करते रहेंगे समझ। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब ध्यान दो, इसका वक्रता केंद्र इधर को, इसका ध्रुव। तो किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र तथा उसको ध्रुव को मिलाने वाली जो एक रेखा है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। यहां पे देखेंगे, ये इसका ध्रुव, इसका वक्रता केंद्र किधर है बच्चों, इधर, ये सेंटर, सी से दर्शाएंगे, यहां मैं लिख देता हूं वक्रता केंद्र, इसको दर्शाते हैं हम सी से, वक्रता ध्रुव को दर्शाते हैं पी से, वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हैं हम लोग आर से, और मुख्य अक्ष
तो एक रेखा है। अब इस P से इस C को किसी भी दर्पण के लिए, इस दर्पण के लिए मिलाइए, इस दर्पण के लिए मिलाइए, ये हमारा मुख्य अक्ष कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है फोकस। फोकस एफ से दिखाते हैं। फोकस कहते हैं। फोकस क्या है बच्चों कि मुख्य अक्ष के, यानी ये मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरणें आपतित हों, मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरणें क्या हों, आपतित हों किसी पर, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर। जैसे देखो इस अवतल दर्पण में ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही है। ये परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु पर मिलती हैं, या यूं कहें जिस बिंदु से ये आती हुई प्रतीत होती हैं, दो में से एक कंडीशन बनेगी, उसे हम कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस या दर्पण का फोकस। जैसे ये अवतल दर्पण के केस में देखो, ये किरण यहां से गई तो यहां परावर्तन के नियम से ये परावर्तित होगी, ये ऐसे निकलेगी, ये ऐसे निकलेगी, ये ऐसे निकलेगी, ये ऐसे निकलेगी। यानी मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें हमारे गोलीय दर्पण पर आपतित होती हैं, ये परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। वही हमारा इस दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहलाता है। यहां पे देखेंगे उत्तल दर्पण के केस में देखेंगे, ये देखिए, ये देखेंगे, ये हमारे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जा रही। अब क्या होगा, यहां पे भी परावर्तन होगा। तो यहां पे चूंकि ध्रुव इधर है तो इसका ध्यान से देखो, ये इसका अविलंब होगा। तो यहां से परावर्तन होगा तो कैसा होगा, ऐसे निकलेगी प्रकाश की किरण। यहां से परावर्तन होगा तो कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी प्रकाश की किरण। यहां से परावर्तन होगा ऐसे ऐसे, यानी आगे की तरफ कहीं नहीं मिल रही। यदि हम इनको पीछे बढ़ा दें, जबरदस्ती पीछे बढ़ा दें, तो ये कहीं मिलेंगी। जिस बिंदु पर ये आपको मिलती हुई या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये हमारा दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस ये प्राप्त हुआ, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस ये प्राप्त हुआ। आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं ये करना है, समांतर प्रकाश की किरणें डाल देनी है दर्पणों पर, और परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर मिलेंगी या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, वो हमारा उन दर्पणों के लिए फोकस पॉइंट कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। यहां पर जो ये फोकस है, ये ध्रुव के बाईं ओर है, ठीक है। यहां पर जो ये फोकस है, ये ध्रुव के दाईं ओर है। अब इनका चिन्ह कैसे निर्धारित करेंगे, तो इसके लिए मैं अभी आपको इसके आगे बताने वाला हूं। चिन्ह प्रपाटी चिन्हों को कैसे हम यहाँ पे लेंगे, फोकस दूरी का चिन्ह कैसे लेंगे, वक्रता त्रिज्या का चिन्ह कैसे लेंगे, इन चिन्हों का जो परिपाटी है प्रकाशिकी के अंदर, इसको समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। यदि हमें आगे आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो ये चिन्ह प्रपाटी में आपको अभी नेक्स्ट उसमें समझाऊंगा यहीं पे। तो यहां ध्यान देंगे, यहाँ पे प्रकाश की किरणें परावर्त होने के पश्चात क्या हो रही हैं, एक बिंदु पर मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, एक बिंदु पर मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। इसको हम कहेंगे ये अभिसारी दर्पण, अभिसारी क्रिया हो रही है दर्पण की, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं इसी वजह से। क्यों क्यों क्या करता है ये प्रकाश की जो किरणें हैं, समांतर किरणें जा रही हैं, उनको ये फोकस करके एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देता है। तो इसको हम इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण। और यहाँ पे प्रकाश की जो समांतर किरणें आ रही हैं, आप देख रहे होंगे ये दर्पण पे गिरने के पश्चात क्या हो रही है, परावर्तन के बाद फैल रही हैं, फैल रही हैं, यानी ये डाइवर्जेंट मिरर या अपसारी दर्पण भी हम इसको कहते हैं। इसी वजह से क्यों, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, ये प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है। तो इस तरह से ये मुख्य फोकस और फोकस की बात करी।
नेक्स्ट में आएगा हमारे पास फोकस दूरी। नेक्स्ट का आएगा फोकस दूरी। ये फोकस है और ये फोकस दूरी है। फोकस दूरी क्या होगी? अब बहुत आसान हो गया फोकस दूरी को बताना कि फोकस बिंदु से लेकर के और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो लंबाई होगी, जो दूरी होगी, उसे हम कहेंगे फोकस दूरी। यानी यहां से देखो सी से लेकर के और पी तक की जो ये लंबाई है वो इस दर्पण का फोकस कहलाएगा। सी से और पी की जो लंबाई है, एफ से और पी की जो लंबाई है वो फोकस होगा। सी से और पी की जो लंबाई है वो क्या है? बताओ बताओ क्या है? इसका वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, तो ये वक्रता त्रिज्या है। यहां पे भी वही है, ये सी है, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, तो ये वक्रता त्रिज्या हो गई। और ये पी है और ये फोकस है, तो इसको मिलाने वाली जो ये लंबाई है, ये जो दूरी है, ये दर्पण की फोकस दूरी कहलाई। यहाँ पे ये दर्पण की फोकस दूरी कहलाई। तो यहाँ जो फोकस है ये वास्तविक आपको प्राप्त हो रहा है, यानी यहाँ पे किरणें वास्तविक रूप से मिल रही है, तो ये वास्तविक फोकस कहलाएगा। यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें हैं ये यहाँ पे मिल तो नहीं रही हैं, लग रहा है यहाँ से आ रही हैं, लेकिन वास्तव में तो प्रकाश की किरणें इस दर्पण की सतह पे टकरा रही है, यहीं से वापस चल जा रही है। यहाँ तो प्रकाश, यहाँ से तो ये आ नहीं रही है, लेकिन आभासी रूप से आपको महसूस हो रहा है कि प्रकाश की किरणें कहीं इस बिंदु से निकल के आ रही है। तो ये जो फोकस है यहाँ पर, ये आभासी फोकस यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहा है। यानी अवतल दर्पण के केस में फोकस वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण के केस में फोकस कैसा होता है? आभासी होता है। अब हम इनकी चिन्ह प्रपाटी हम कैसे यूज करते हैं, यानी जब भी हम प्रकाशिकी के अंदर, यानी दर्पणों में ही कहें, आगे लेंसेज में भी आपको समझाया जाएगा, फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या या इस तरह की जो लंबाइयां हम मापते हैं, इनका मापन हम किस प्रकार से करते हैं, इनकी जो चिन्ह प्रपाटी है उस चिन्ह प्रपाटी का हम कैसे यहाँ पे प्रयोग करेंगे, कैसे उसको ध्यान में रखेंगे, तो मैं आपको समझा देता हूं। ये शब्दावली आपको समझनी है, पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, इनके बारे में लिख सकते हैं। मिटा दे रहा हूं मैं। अब हम बात कर रहे हैं आगे। चिन्ह परिपाटी किसी भी दर्पण के लिए मान लीजिए ले लिए, मैं अवतली दर्पण दे रहा हूं, उत्तल दर्पण के लिए भी आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें, अब ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ये मान लिया हमारा फोकस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये सारी चीजें आपको इससे पहले सभी जो आपको मैंने मुख्य पॉइंट्स बताए थे वो शब्दावली आपको ध्यान में रखनी है। ध्रुव, ध्रुव के बाद हमारा आ गया है फोकस, फिर आ गया है वक्रता केंद्र। अब यहां पे देखो, आपतित किरण की दिशा में जो लंबाइयां नापेंगे हम लोग वो सब पॉजिटिव होंगी, या यूं कहें, आप ध्यान समझेंगे, यदि आप इसको ध्रुव को ही मूल बिंदु मान लें तो ध्रुव से बाई दिशा में जो लंबाइयां आप नापेंगे, इस दिशा में जो लंबाइयां नापेंगे, ये सब कैसे होंगी? निगेटिव होंगी। ठीक है। इस ध्रुव से दाई दिशा में, यानी आपतित किरण की दिशा में जो भी लंबाई आप नापेंगे, ये कैसे नापेंगे? हमेशा पॉजिटिव नापेंगे। ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि ये बहुत उपयोगी होता है चिन्ह प्रपाटी समझना। अब इस ध्रुव से ऊपर की ओर मान लिया प्रतिबिंब हमारा कोई बन रहा है, ऐसा बन रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, या वस्तु हमारी ऐसी रखी हुई है, प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, ऊपर की ओर बन रहा है, डिपेंड करेगा वो सिचुएशन। मैंने आपको बोला था इस कि वक्राकार जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि आपका जो प्रतिबिंब वो कैसा आभासी बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, कैसा बन रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो यदि आपका प्रतिबिंब ध्रुव से ऊपर की ओर बनेगा, यानी इस तरफ की जो लंबाइयां आप नापेंगे, इस ध्रुव से ऊपर ये पॉजिटिव नापेंगे, और इस ध्रुव से नीचे की ओर यदि आप कोई लंबाइयां माप रहे हैं, कोई मान लिया प्रतिबिंब की लंबाई नापे, तो ये निगेटिव
सिंपल है। आप कार्तीय तल यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े हुए हैं थोड़ा बहुत मैथ्स में, तो लगभग ठीक उसी तरह से जो यहाँ पे चिन्ह प्रपाटी है वो ठीक उसी तरह से ली जाती है। अब बहुत सिंपल बात मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लिया हमने कोई वस्तु रखी है, हमने दर्पण के सामने, मान लिया यहाँ पे रखी है, ये हमारी वस्तु है सपोज करो। तो आप यदि इस दर्पण से इस वस्तु की स्थिति को मापेंगे तो उसका चिन्ह कैसे लेंगे बताइए। अभी मैंने आपको समझाया कि दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर को जो लंबाइयां नापी जाएंगी, यानी आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो नापी जाएंगी वो ऋणात्मक होंगी। तो ठीक है, ये जो वस्तु की स्थिति है, यहां हम यू से दिखाएंगे उसको, ये कैसे नापी जाएगी बोलो, नेगेटिव। ठीक है, यदि प्रतिबिंब भी इसी तरफ बनता है तो v भी कैसा आ जाएगा, निगेटिव। यदि प्रतिबिंब इधर प्राप्त होता है तो v कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये डिपेंड करेगा, ये इस जो हमारा वक्राकार जो परावर्तक पृष्ठ है इसके वेरिएशन से, इसकी आकृति के हिसाब से, वस्तु की स्थिति के हिसाब से हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होंगे उन प्रतिबिंबों की स्थितियों में वेरिएशन होगा। हो सकता है वो यदि इस तरफ प्राप्त हो रहा है, यदि आभासी बन रहा है तो आपको v पॉजिटिव मिले। यदि वो इस दिशा में, वस्तु की दिशा में ही आपको प्राप्त हो रहा है तो हो सकता है वो v निगेटिव भी हो सकता है। फिर f, देखो f बताएंगे, f जो है पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। कौन सा दर्पण है, ध्यान से देखो, ये कौन सा दर्पण है बच्चों, ये है हमारा अवतल दर्पण। तो इसमें जो समांतर किरणें आती हैं ये किधर को परावर्तित होकर के वापस निकलती है, यहां से और यहां से। कहां पर, यहां पर। तो इसका जो फोकस है, यानी उत्तल दर्पण का जो फोकस है, इसका चिन्ह प्रपाटी के हिसाब से चिन्ह कैसा आ रहा है, नेगेटिव। यही चीज यदि आप उत्तल दर्पण में लेंगे, अवतल दर्पण का फोकस यहाँ निगेटिव है तो उत्तल दर्पण का फोकस आपको कैसा मिलेगा, यहां ध्यान से देखेंगे, मुख्य अक्ष ये परावर्तित हुई तो यह आपको लगेगा प्रकाश किरण यहां ध्रुव। तो ये जो फोकस दूरी है ये कैसी होगी, पॉजिटिव। तो ध्यान रहे, अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होगा, नेगेटिव। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होगा, पॉजिटिव। अब इनके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसके लिए कुछ किरणें, उनके परावर्तन आप दर्पणों से समझें तो प्रतिबिंबों की स्थिति प्राप्त करने में हमें कोई परेशानी या कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, पहली जो किरण है प्रतिबिंबों को प्राप्त करने के लिए, वो कौन सी किरण की आपको जानकारी होनी चाहिए। कभी भी यदि मुख्य अक्ष के हमारे समांतर प्रकाश की किरण आती है, ये तो ये हमेशा भैया परावर्तित होकर कहां से निकलती है, फोकस से निकलती है। एक किरण ये उपयोगी होगी हमारे प्रतिबिंबों को बनाने के लिए, बिल्कुल सही। अब देखो दूसरी किरण कौन सी हो सकती है, ये चीज हम उत्तल के लिए भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यदि कोई प्रकाश की किरण ऐसी इस प्रकार से आपतित हो रही है कि ये फोकस से गुजरते हुए किस सतह पर आपतित हो रही है, हमारे दर्पण के सतह पर आपतित हो रही है, ठीक है। ध्यान से देखो, यहां पे प्रकाश की किरण समांतर आ रही थी, परावर्तित हुई तो फोकस से निकल के गुजरी। अब यदि हमारी प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित हो कि ये फोकस से गुजरे और दर्पण की सतह पर आपतित हो, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ध्यान से देखना है, ये दूसरी प्रकाश की किरण। प्रतिबिंबों को जब बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाना हम यदि सीखेंगे गोलीय दर्पणों के केस में, तो उनके लिए ये बड़ी उपयोगी किरणें होंगी। कम से कम हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है, तो उन 2 किरणों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वहीं पे हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एक तीसरी किरण, 2 देख ली, तीसरी स्थिति देख लीजिए, तीसरी कौन सी किरण हमारे लिए जो है प्रतिबिंब को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ये आपका दर्पण है। यदि प्रकाश की किरण देखो, ध्यान से देखो, यदि इस प्रकार से आपतित हो, ये मुख्य
मुख्य नहीं, ये वक्रता केंद्र से होती हुई इस प्रकार से आपतित हो रही है कि वक्रता केंद्र से होती हुई ये गुजरती हुई हमारे गोलीय दर्पण पर आपतित हो रही है। तो ये परावर्तन के पश्चात क्या होती है बच्चों, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। क्यों? क्योंकि भाई देखो ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण आएगी वो हमेशा सतह पर कैसी गिरेगी, लंबवत गिरेगी। वो परावर्तक सतह पर कैसी गिरेगी, पहले भी समझाया था आपको, कैसी गिरेगी, ये लंबवत गिरेगी। और लंबवत जब भी प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो सेम चीज यहां पर आप समझ रहे हैं, ये प्रकाश की किरण आपतित हुई, देखो ये वक्रता केंद्र से गुजरती हुई सतह पर आई, यहां टकराई, तो कैसे टकरा रही है, लंबवत टकरा रही, लंबवत टकराएगी तो इसका रास्ता क्या होगा, जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से। यानी हम यदि यहां पे कहें तो इस समय इसका आपतन कोण कितना, 0, तो परावर्तन कोण भी कितना, 0। तो कभी भी आपको समतल दर्पण के केस में बताया था, समतल दर्पण में यही होता है। तो नियम परावर्तन के एक तरह से लागू होंगे भाई, दर्पण चाहे समतल हो चाहे गोलीय हो, परावर्तन की देखो ये ऐसी प्रकाश की किरण आई, समतल सतह पे टकराई, परावर्तन हुआ और यही से लौट गई। तो चूंकि इस बिंदु पर अविलंबी है ये, तो आई भी 0 और आर भी 0। ठीक है, ये पहले ही बता चुका हूं। इन तीन किरणों की सहायता से, इन तीन में से कोई भी दो किरण आप लें तो आप किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताना चाह रहा हूं प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंबों का बनना। पहले मैं ले लेता हूं अवतल दर्पण के लिए, ले लेता हूं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के केस में कई भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसमें मान लिया पहली कंडीशन लें कि हमारा जो वस्तु है वो अनंत पर यदि है, यानी कहां है, अनंत पर, ये कहीं है वस्तु अनंत पे, तो इससे प्रकाश की किरणें आएंगी। ठीक है, तो ये परावर्तन के पश्चात जो है इस बिंदु पर मिल रही है, यानी ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है आपको अनंत की स्थिति में, तो प्रतिबिंब आपको कहां पे प्राप्त होता है बच्चों, फोकस पर या फोकस तल पर, फोकस या फोकस तल पे कहीं पे भी। ठीक है, क्लियर हो रहा है। पहला पॉइंट है, वस्तु यदि अनंत पर स्थित है और उसका हम दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हैं, तो वो प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा, हमेशा अनंत का फोकस पर। और फोकस पर यदि वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा, अनंत पर। ध्यान रखना ये इन्वर्टेड स्थितियां हैं, है ना, प्रतिवर्ती स्थितियां। यदि अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब फोकस पर। ये किसी भी दर्पण के केस में, चाहे आप अवतल दर्पण के केस में आप बात करेंगे चाहे उत्तल दर्पण की, यदि अनंत पर वस्तु है तो दर्पण उसका प्रतिबिंब कहां बनाएगा, फोकस पर। यदि बिंदु वस्तु अनंत पर है तो उसका बिंदुवत प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पॉइंट पर। अनंत पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर या फोकस तल पर कहीं पर भी आपको प्राप्त होगा। इसके विपरीत यदि फोकस पर ही वस्तु रखी, नेक्स्ट कंडीशन से मैं आएंगे तो मैं बताता हूं। अब दूसरा देखो, यहां से समझना शुरू करें। दूसरी स्थिति में अब वस्तु रखी है भाई अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं, ये चलो ये रखी है यहाँ पे। हमें कहा इस वस्तु का प्रतिबिंब इस अवतल दर्पण द्वारा कहां पर प्राप्त होगा। तो देखो, तो मैंने कहा तो दो प्रकाश की किरणें हमें जो अवश्य चाहिए, एक हमने ले ली है समांतर किरण,
उन तीन में से कोई भी दो ले लीजिए। एक प्रकाश की किरण ये गई, समांतर गई, परावर्तन के पश्चात कहां से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। ये फोकस बिंदु है हमारा, ऐसे परावर्तित हो जाएगी। ओके, और ये प्रकाश की किरण यहां से एक ऐसे जा सकती है, ये ध्रुव से होते हुए, यदि दो लेनी आप यहां से लेंगे तो ये फोकस से आएगी, समांतर हो जाएगी। किसी से भी ले, दो प्रकाश की किरणें आपको अवश्य लेनी है प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए। तो हमने अभी इसके शीर्ष का, इस प्रतिबिंब के शीर्ष के प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए हमने केवल दो किरणें ली। इस शीर्ष का प्रतिबिंब के लिए एक प्रकाश की किरण ये गई, एक ये गई। तो यहां से देखो ये वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो कहां से वापस होगी? इसी मार्ग से वापस होगी। तो ये परावर्तन के पश्चात ये वाली प्रकाश की किरण निकली बच्चों ऐसे, ये परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग से कहां प्रतिच्छेद किया इन्होंने? इस पॉइंट पे। तो यहां पर आपको इसका शीर्ष प्राप्त हो गया। इस तरह से आपको इसका प्रतिबिंब यहां पर मिला। इस प्रकार से इस अवतल दर्पण के द्वारा ब्योएंट सी यानी वक्रता केंद्र से परे यदि वस्तु अनंत के बीच में कहीं रखी हो तो उसका प्रतिबिंब आपको एफ और सी के बीच में कहीं पे प्राप्त होगा। क्लियर हो गया? अगली कंडीशन है, अब ये वस्तु उठा करके आपने सी पे लिया है। समझते जाओ बस, अब प्रैक्टिस करते जाओ इसकी, खुद प्रैक्टिस करोगे आसानी से समझ पाओगे। ये देखो, ये हमारा ध्रुव, ये हमारा फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब वस्तु अनंत से उठा के पहले हमने अनंत पे रखी थी तो फोकस पे कहीं प्रतिबिंब बना था। फिर अनंत से और वक्रता केंद्र के बीच में रखा वस्तु को तो कहीं सी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में ही, फोकस के बीच में ही कहीं हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो। अब हमने वस्तु को कहां लिया है? सीधे यहां देख लीजिए, हमने वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रख दी तो इसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो रहा है जरा देखते हैं कैसा प्राप्त हो रहा है। अब प्रकृति के बारे में भी अभी मैं चर्चा करता हूं। ये गई, ये फोकस से निकलेगी, चलो ठीक है। ये प्रकाश किरण कॉमन, समांतर किरण जो है हमेशा फोकस से परावर्तित होती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है परावर्तन के पश्चात, जो भी है। अब देखो दूसरी प्रकाश की किरण, इससे ले लीजिए, ये गई बच्चों, ये क्या होगी? यहां से, ये यहां से वापस होगी। थोड़ा सा ये देखो, ये आपतित किरण समांतर वाली परावर्तित ऐसे हुई। ये फोकस से गुजरती हुई प्रकाश की किरण सतह पर गिरी तो कैसी, हमने बताया था पर ये परावर्तन के पश्चात समतल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के, और इस तरह से वापस लौटेगी। तो ये परावर्तित किरणें कहां पर मिल रही है? यहाँ पर। यानी आपको प्रतिबिंब कहां पर मिल रहा है? सी पर ही प्राप्त हो रहा है। देखो प्रतिबिंब कैसा है इस विषय में हम जानकारी ले रहे हैं। इससे पहले भी जो प्रतिबिंब था वो कैसा बन रहा था। ये प्रतिबिंब जो है देखो वस्तु की दिशा में बन रहा है। यहाँ पे प्रकाश की किरणें क्या है? वास्तविक रूप से आकर के मिल रही हैं, और प्रतिबिंब कहां बन रहा है? दर्पण के सामने बन रहा है। यदि मैं यहाँ पे एक पर्दा रख दूं तो पर्दे पे भी ये प्रतिबिंब मैं प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणें वास्तव में आकर के यहाँ मिल रही है। तो हमें इस वस्तु का यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है बच्चों? वास्तविक। क्लियर समझना, क्योंकि प्रकाश की किरणें जब वास्तविक रूप से मिलकर के किसी प्रतिच्छेदित करती हैं तो वो जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा उस प्रतिच्छेद पर, वो हमेशा कैसा होगा भाई? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है। अब चूंकि ये वस्तु इधर की तरफ है और इसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है? उसके उल्टा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति के रूप में यदि आप लिखेंगे तो सबसे पहले प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक। ठीक है, वास्तविक है तो हमेशा कैसा होगा? उल्टा। अब आकार की बात करेंगे। ये तीन चीजें, कभी भी हमें वस्तु के प्रतिबिंब के विषय में, प्रकृति के विषय में लिखना है तो तीन बातें जरूर लिखेंगे कि वास्तविक है सबसे पहले बात, या आभासी, दूसरा उल्टा है या सीधा है, तीसरा साइज, तो समान आकार का। हो सकता है जैसे इससे पहले वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु से बड़ा भी हो सकता है,
डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। मैंने कहा था भिन्न भिन्न सिचुएशंस में, भिन्न भिन्न स्थितियों में, भिन्न भिन्न साइज के, भिन्न भिन्न प्रकृति के आपको प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। और इसमें वेरिएशन के लिए हमारे पास उत्तल दर्पण में आपको भिन्न भिन्न स्थितियों में अवतल दर्पण में आपको भिन्न भिन्न परिस्थितियों में आपको अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं है। उत्तल दर्पण में केवल दो ही स्थितियां हैं, वही अनंत वाली, अनंत का फोकस पे बनेगा, फोकस का अनंत पे बनेगा, और बाकी कहीं पे भी उत्तल दर्पण के सामने रखोगी तो उसका प्रतिबिंब हमेशा जो है वो फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा और आभासी बनेगा। वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो, अब प्रतिबिंब वस्तु को उठा करके कहां कर दिया, एफ और सी के बीच में करेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखो जब सी पे था तो कहां बना, सी पे ही बना, उल्टा बना, वस्तु के आकार के बराबर ही बना, वास्तविक बना। अब यदि हम देखो ऐसे ऐसे वस्तु को किसका, अनंत भी थी पहले, फिर सी और अनंत के बीच में रखा, फिर सी पे रखा, अब हम सी और एफ के बीच में रखते हैं। इस तरह से अलग अलग परिस्थितियों में रख के वस्तु के भिन्न भिन्न प्रतिबिंबों को प्राप्त किया जा सकता है। ये एफ हो गया, ये सी हो गया। अब आ गई वस्तु भाई, यहाँ पर कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये देख लीजिए, समांतर किरण फोकस से निकलेगी, परावर्तित होगी। अब दूसरे प्रकाश की किरण क्या होगी, जो फोकस से जाएगी ये इस तरह से परावर्तित होगी, और यहाँ पे अब देखो प्रतिबिंब अभी भी कैसा है बच्चों, वास्तविक है, ठीक है, उल्टा है और वस्तु से बड़ा है। जैसे जैसे नजदीक जा रहा है प्रतिबिंब बढ़ता चला जा रहा है। अब ये जैसे फोकस पे जाएगा तो कहां प्रतिबिंब बनेगा, मैंने बताया था जैसे फोकस पे जाएगा, क्लियर हुआ। देखो ये प्रकाश की किरण गई, यहां से आई, ये प्रकाश की किरण यहां से फोकस से गुजरती हुई सतह पे गिरी, तो ये आपतित हुई, परावर्तित होकर ऐसे निकल गई, तो कहां प्रतिच्छेद हुआ, यहाँ पे, यानी शीर्ष का हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया इस प्रतिबिंब का, इस बिंब का प्रतिबिंब के शीर्ष यहाँ मिल गया, यानी यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ऐसे हर बिंदु का मिलेगा आपको प्रतिबिंब। तो इस तरह से प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त हो गई, तो वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बड़ा, ये इसकी प्रकृति होगी। अब फोकस पे देखो, फोकस पे बनाते हैं हम लोग, देखो फोकस पे प्रतिबिंब बनाते हैं। अभी मैं केवल अवतल दर्पण के केस में बता रहा हूं, फिर हम इनके फॉर्मूले करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब यहां पे ले आया मैं, ये प्रकाश की किरण समांतर आई, कहां से परावर्तित होगी बच्चों, फोकस से। अब दूसरे प्रकाश की किरण लेनी है तो इस तरह से मान ली ये गई, ये आपतित होगी, चूंकि कहां से आती हुई लग रही प्रकाश किरण, ऐसे लग रही जैसे कहां से आ रही है, वक्रता केंद्र से हो रही है, यानी ये सतह पे कैसे कर रही लंबवत, तो ये परावर्तित भी यहीं से हो जाएगी। तो आपको लगेगा प्रकाश किरण ऐसे आ रही, इस तरह समांतर, तो कहीं मिल रही है, ये ऐसे समांतर निकल रही है आगे, तो ये कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब आपको कहां प्राप्त होगा, अनंत। ये कहीं नहीं काट रही, यानी ये समांतर रेखाएं सीधे अनंत तक जा रही हैं, तो इसका प्रतिबिंब हमें अनंत पे प्राप्त होगा, यानी फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां प्राप्त होता है, अनंत पर। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट अगली कंडीशन आने वाली है कि अब वस्तु यदि फोकस और ध्रुव के बीच में रख दी जाए, तो ये आपको सारे प्रतिबिंबों की खुद प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। अब वस्तु यहां ले आई, देखो ये समांतर किरण, समांतर तो आप लेनी लेनी है, आसान हो जाएगा। तो ये फोकस से गुजरी बच्चों, क्लियर हुआ। दो किरणें तो मैंने आपको समझाया था, दो हमें मिनिमम चाहिए होंगी प्राप्त करने। ये आपतित किरण होगी तो इसका परावर्तित किरण इधर से निकली, ठीक है। मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे गिर रही, तो ये क्या होगी, समांतर निकलेगी, तो आगे फैल रही है,
या आप ये वाली भी ले सकते थे, कोई सी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। दो प्रकाश की किरणें, तो ये आगे फैलती हुई जा रही है, तो हमें ऐसा आभास होगा कि आगे तो ये कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन यदि हम इनको जबरदस्ती पीछे की ओर मिलाएं तो आपको ऐसा लगेगा ये कहीं से जो है प्रकाश की किरणें गई नहीं यहाँ पे, प्रकाश की किरणें तो यहीं से परावर्तित हो गई थी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये यहां से आ रही है, तो ये इस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हो गया आपको? आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। आभासी हो तो कैसा? आभासी, आभासी, सीधा और बड़ा। साइज कैसा हो गया? वस्तु से बड़ा। इस प्रकार से आप जो है अवतल दर्पण की भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न स्थितियों में यदि हम वस्तु को रखते हैं तो उनके प्रतिबिंब अलग अलग परिस्थितियों में कैसे प्राप्त होते हैं, ये आपने अभी स्पष्ट रूप से देखा। केवल एक ही परिस्थिति यहाँ पे ऐसी आपको दिखाई दी जहां पे आपको प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है भैया? आभासी प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो रहा है। अवतल दर्पण के केस में जब भी वस्तु को आप फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो आपको उसका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा और बड़ा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। इसी कंडीशन की वजह से इस अवतल दर्पण का एक विशेष यूज हो जाता है कि एक जब हम बड़ा फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण लेते हैं तो इसके सामने यदि कोई वस्तु आ जाती है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो जो सेविंग मिरर है, हम लोग जो दाढ़ी बनाने के लिए जिस मिरर का प्रयोग करते हैं उसमें भी हम इसी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण यदि हमारा बड़ी फोकस दूरी का है तो इसके सामने यदि हम आएंगे तो फोकस और ध्रुव के बीच में जैसे हमारा चेहरा आएगा तो हमारा चेहरा जो है उस अवतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? उसका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो हमें हमारी सेविंग करने में आसानी होती है। तो इसी वजह से इसका यूज है सेविंग मिरर के रूप में भी हम लोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूज इसका अवतल दर्पण का है सेविंग मिरर। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो मिरर है वो कैसा प्रतिबिंब बना रहा है, उस प्रतिबिंब की स्थिति, उसकी प्रकाश की किरणों के, उसके अभिसारी और अपसारी क्रिया की कारण उनके जो अनुप्रयोग हैं वो अलग अलग हमारे पास प्राप्त होते हैं। देखो उत्तल दर्पण में, देखो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की जो स्थितियां हैं, देखो अनंत पे यदि वस्तु है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। फोकस पर है तो कहां बनेगा? अनंत पर। बाकी कहीं पे भी आप उत्तल दर्पण के सम्मुख आप वस्तु को रख दीजिए, कहीं पे भी रख दीजिए, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनने वाला है? ध्यान से देखेंगे। इसका देखो, इसका फोकस इधर को, इसका वक्रता केंद्र को। मैंने बोला अनंत पे होगा तो फोकस या फोकस तल पे बनेगा, ठीक है, और फोकस पे वस्तु रखी जाएगी नहीं भाई। यहां पे यदि हम वस्तु रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। बाकी ध्रुव और अनंत के बीच में यदि हम वस्तु को रखते हैं, कहीं पे भी रख लेंगे, तो कैसा प्रतिबिंब इसका प्राप्त होगा देखेंगे। ये गई भैया समांतर किरण, आपको लगेगी कहां से परावर्तित होगी? तो ऐसा लगेगा कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है, ऐसा लगेगा यहां से आ रही है, ठीक है। परावर्तित तो यहीं से हुई है। एक दूसरे प्रकाश की किरण ले लेते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि ये वक्रता केंद्र से गुजरती हुई जाएगी, तो ये प्रकाश की किरण यहीं से जाएगी और यहीं से वापस आ जाएगी। तो यहां से ये आगे वापस आएगी, तो ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, कभी आगे मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो हम इनको पीछे की ओर खींचते हैं तो हमें लग रहा है ये और ये कहीं यहां पे आके मिली, यहां पे प्रतिच्छेद किया, तो ये आपको इसका, इस वस्तु का यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा? तो उत्तल दर्पण के लिए यही प्रतिबिंब की परिस्थिति होती है। मोस्टली जो प्रतिबिंब होता है ये इसी परिस्थिति में बनता है। हमेशा प्रतिबिंब हमारा जो है कैसा बनता है भाई? वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। कैसा होता है? सीधा, आभासी। आभासी है तो हमेशा कैसा होता है? सीधा और वस्तु से छोटा।
यानी उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटे बनते हैं। तो इसका रीजन ये है कि इसका जो एक यूज होता है इसकी वजह से, इसके कारण, चूंकि ये इसका जो फील्ड व्यू है, यानी ये बड़ी वस्तु का, बड़े क्षेत्रफल का प्रतिबिंब छोटे से दर्पण में प्राप्त कर देता है। यानी देखो, इतनी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है, यानी ये जो दर्पण है ज्यादा क्षेत्रफल यदि कवर करना है तो छोटे दर्पणों के द्वारा अधिक क्षेत्रफल को प्राप्त करवाया जा सकता है। यानी इनका जो फील्ड व्यू है ये काफी अधिक होता है, यानी ये छोटे दर्पण में ज्यादा क्षेत्रफल के दृश्य को दिखा सकते हैं। तो इसी के कारण इनका जो उपयोग है वो ड्राइविंग जो सीट होती है उसके बगल में साइड में एक मिरर लगा रहता है, साइड मिरर, जिसको ड्राइवर जो है पीछे देखने के लिए प्रयोग करता है। वो जो ड्राइविंग साइड का जो साइड मिरर है वो हमेशा उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण किस वजह से? चूंकि वो एक छोटे से दर्पण में पीछे के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल को कवर करता है, उसके प्रतिबिंब को उसमें आपको दिखा सकता है, उसका ही कारण है, वो इसी कारण की वजह से है। और आपको जो है वस्तु का सीधा छोटा, है ना, आभासी प्रतिबिंब उसमें आपको दिखाता है। तो यही रीजन है कि उत्तल दर्पण को हम साइड मिरर के रूप में भी उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम इनके भिन्न भिन्न परिस्थितियों के प्रतिबिंबों को बनाना सीखेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और इनके यूज को समझेंगे। और भी इनके बहुत सारे यूजेस हैं, इनकी नेचर के कारण, इनकी प्रकृति की वजह से, इनकी वक्राकार पृष्ठ की वजह से। जैसे अब ये किरणों को क्या करता है भाई, उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट यहाँ पे लगी रहती है, वहां पे प्रकाश की किरणें जो है, जो बल्ब होता है उसके सामने दर्पण, उत्तल दर्पण लगाया जाता है। तो जैसी ये प्रकाश की किरणें बल्ब से इस पे जाएंगी समांतर रूप से, ये क्या करेगा, उनको फैला देगा। तो स्ट्रीट लाइट में हम इसका रिफ्लेक्टर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। सर्च लाइट में हमें लंबा फोकस दूर को देखना होता है, तो सर्च लाइट हम अवतल दर्पण की बनाते हैं। देखो जैसे ये अब इसमें यहाँ पे यदि हम बल्ब जला लें इसके सामने, तो प्रकाश की किरणें ऐसी जाएंगी, ऐसी जाएंगी, इस पे ये फोकस है मान लीजिए, तो ये कैसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। यानी अब ये प्रकाश की जो बीम है ये बहुत दूर तक आपको प्रकाशित क्षेत्र को दिखा सकती है। तो इसलिए सर्च लाइट यानी खोजी जो उजाला है वो किससे तैयार किया जाता है, अवतल दर्पण से तैयार किया जाता है। और मैंने कहा स्ट्रीट लाइट में चौराहे पर लगी लाइट का जो रिफ्लेक्टर है उसको उत्तल बनाया जाता है। उसके सामने यदि हम कहीं पे बल्ब जलाते हैं, जैसे इस तरह से देखिए, यहाँ पे बल्ब जला तो इस प्रकाश की किरणें इसमें गई, इसमें गई। अब देखो यहाँ पे ये परावर्तित होंगी ऐसे। यदि हम इसका देखो, ये हमारा वक्रता केंद्र है इसका, तो ये अभिलंब खींचेगा, ये ऐसी गई, ऐसे निकल गई, ये ऐसी गई, ऐसे निकल गई, यानी फैला देगा, ये फैला देगा, यानी ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल में उजाले को फैलाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक छोटा सा बल्ब है ज्यादा क्षेत्रफल में उजाला करे, यानी स्ट्रीट लाइट का जो फंक्शन है वो, तो वहां पे हम रिफ्लेक्टर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे यूजेस आपको सीखने, समझने और इन प्रतिबिंबों को बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है कुछ फॉर्मूले और खासकर से मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण का जो सूत्र है उसको प्राप्त करेंगे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।